हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज अभी हम लोग करने वाले हैं सेट 3 करने वाले हैं मॉडल सेट का। ठीक है, साइंस का जो सेट 2 सेट 1 पहले ही करवा दिया गया है। साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान का जो है वो पांचों सेट और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्लस में ये जो है क्या नाम है इसका, हिंदी का, साइंस का और भी जो है उसका जो है ऑब्जेक्टिव भी करवा दिया गया है। आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं सेट थ्री मॉडल सेट सब्जेक्टिव। ठीक है, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो हम लोग चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। ठीक है, जो लघु उत्तरीय जो विद्युत धारा क्या है इसके मात्रक को लिखे। तो विद्युत धारा क्या है, तो ये पहला क्वेश्चन है। किसी चालक में विद्युत आवेशों के बहाव से उत्पन्न ऊर्जा को विद्युत कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। मतलब जैसे किसी चालक में विद्युत आवेशों के बहाव को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, इसका सही मात्रक क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। 2 मीटर वाले फोकस दूरी की अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करना है। तो इसकी क्या होगी, फोकस दूरी कितना है 2 सेंटीमीटर, ये हमेशा माइनस में होती है। ठीक है, लेंस की क्षमता 1/f, तो 1/-2f तो 0.5। तो ये जो मेरा है लेंस की क्षमता 0.5 माइनस 0.5d हो जाएगा। ठीक है, तो ये है। इससे पहले हम आपको बता दें कि इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा और पीडीएफ लेके आराम से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है। तो देखिए यदि समीकरण में तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या समान हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब बाईं और दाईं की जो परमाणु की संख्या वो समान होती है उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, इससे जरूरी क्यों है, देखिए रासायनिक अभिक्रिया के पहले इसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान रहती है। मतलब जो इसके बाद जो है संतुलित करने के बाद जो रहती है वो समान रहती है दोनों की जो है ये परमाणु संख्या। ठीक है, इसलिए समीकरण को संतुलित करना जरूरी है, आवश्यक है। देखिए चौथा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पीएच स्केल किसे कहते हैं, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो सबसे पहले हम बता दें उदासी स्केल का उदासीन पीएच मान कितना होता है, 7 के बराबर होता है। पीएच स्केल वह पैमाना है जो किसी पदार्थ की अम्लता या क्षारीय को उसके विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के आधार पर युक्ति करता है। मतलब जो ये है ना, ये क्या करता है, किसके आधार पर, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आधार पर व्यक्त करता है। ठीक है, पीएच स्केल की खोज सोरेनसेन ने की थी। पीएच स्केल का रेंज 0 से 14 तक होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया हम लोग का। पांचवा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन में बोला है निम्न यौगिक का यूपैक नाम लिखें। तो इसका है CH3 - CH2 - Br। तो इसका यूपैक नाम क्या है, ब्रोमाइथिन। ठीक है, छठा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा क्वेश्चन है पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए सूत्रांश को कैसे अभिकल्पित किया गया है। तो कैसे किया गया है, पचे हुए भोजन को आंत्र की भांति अवशोषित कर लेती है, सूत्रांश के अतिरिक्त स्तर पर उंगली जैसी अनेक प्रवर्ध होते हैं जिसे दीर्घरोम कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घरोम। ये अवशोषण के सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। ठीक है, इनमें रुधिर वाहिकाओं की अधिकता होती है। इसमें क्या होती है, रुधिर वाहिकाओं की अधिकता। ठीक है, जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने में का कार्य करती है, जो भोजन को अवशोषित कर लेता है और शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, यहाँ इसका प्रयोग ऊर्जा प्राप्त करने एवं नए ऊतकों के निर्माण करने तथा पुराने ऊतकों का मरम्मत के लिए किया जाता है। किस लिए, तो ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, नए ऊतक को बनाने के लिए और पुराने ऊतक को मरम्मत करने के लिए किया जाता है। तो सातवां हम लोग का क्वेश्चन है प्रतिवर्ती चाप क्या है, इसके कौन कौन से घटक है। तो प्रतिवर्ती चाप क्या है, तो प्रतिवर्ती चाप देखिए संवेदी तंत्रिका कोशिका एवं प्रेरित तंत्रिका कोशिका मेरुरज्जु के साथ मिलकर एक पथ का निर्माण करती है। जो संवेदी तंत्रिका है और प्रेरित तंत्रिका है सो मेरुरज्जु के साथ मिलकर एक पथ का निर्माण करती है जिसे हम लोग प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। ठीक है, एक प्रतिवर्ती चाप के घटक का सही क्रम क्या है, तो देखिए पहले संवेदी तंत्र, मेरुरज्जु, प्रेरित तंत्र और पेशी है। ठीक है, ये इसी तरीका से है। अब चलते हैं हम लोग, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो गया है। अब चलते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की तरफ, जो हम लोग का है 8वां नंबर जो है नवीनीकरणीय तथा अनवीनीकरणीय स्रोतों से आप क्या समझते हैं। तो देखिए
ऊर्जा के कुछ स्रोत की एक लघु समय अवधि के बाद पुनः प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार की ऊर्जा को नवीकरणीय स्रोत ऊर्जा कहते हैं। मतलब ऐसी ऊर्जा जिसे कुछ समय के बाद फिर प्राप्त कर सकते हैं, पुनः उसे प्राप्त कर सकते हैं, उसे नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। जबकि ऊर्जा के वे लघु समय अवधि के अंदर जिनकी पूर्ति प्राप्त नहीं की जा सकती, अनवनीकृत स्रोत कहते हैं। लेकिन यही जो अनवनीय स्रोत क्या है, तो वो जो किसी ऊर्जा को एक छोटे समय बड़े समय के अंदर फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसे हम लोग अनवनीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। ये हम लोगों का है 9वां क्वेश्चन। लेंस की क्षमता से आप लोग क्या समझते हैं। तो देखिए, जब किसी लेंस पर प्रकाश की किरण आपतित होती है तो अपवर्तन के कारण यहाँ कुछ विस्थापित हो जाती है या मुड़ जाती है। लेंस को स्थापित किरण को मुड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। देखिए, जब लेंस की प्रकाश किरण को आपतित होती है, किरण की तरफ आपतित होती है, तो जो अपवर्तन के कारण कुछ मुड़ जाता है, वही जो मुड़ जाता है ना, उससे निकली आपतित प्रकाश की किरण मुड़ने की क्षमता को ही हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, इसका ऐसा ही मात्रक क्या है, तो डायप्टर। क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायप्टर। ठीक है, अगला है रिकेट्स अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित व्याख्या करें। तो रेकॉर्ड्स अभिक्रिया जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में अपचयन तथा उपचयन साथ साथ होती है, रेडक्स अभिक्रिया कहलाती है। मतलब वैसे अभिक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ होती है, उसे रेडक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CuO प्लस H2O CuH2O। ठीक है, ये आपका है, दोनों है। देखिए अपचयन, तो अपचयन क्या है, इस अभिक्रिया में COO से ऑक्सीजन घटित है तथा COO से अपचयन होता है तथा H2 से ऑक्सीजन जुड़ता है, अर्थात H2 का अपचयन होता है। मतलब ये देखिए, इसमें जो है अपचयन में CO2 ऑक्सीकरण टूटता है यानी अपचयन होता है, और ऑक्सीजन जुड़ता है यानी उपचयन होता है। ठीक है, चलिए 11वां क्वेश्चन हम लोग का बोला है संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे कार्बन होते हैं जी कार्बन का मध्य अंकल बंध पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, कार्बन के मध्य एकल बंध संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य नाम एल्केन होता है। इसका सामान्य नाम क्या होता है, एल्केन। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 है। क्या है, CnH2n+2 होता है। इस नाम लिखते समय इसका अंत में An लगाते हैं। मतलब इस कोई भी नाम लिखते समय, मतलब इनके हाइड्रोकार्बन के नाम लिखते हुए इसमें अंत में An लगाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे में कुछ लिखा है मीथेन CH4, एथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10 ETC, मतलब और भी आदि। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसे कार्बन जिसका मध्य द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है। मतलब द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है, 3 बंधन में पाया जाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे में है एथीन C2H6, प्रोपीन C3H3, ब्यूटीन आदि, यही सब है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 12वां क्वेश्चन की तरफ। जो 12वां क्वेश्चन बोल रहा है निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। तो इसमें कुछ दिए हैं, उसको परिभाषित करना। पहला खनिज, तो खनिज को परिभाषित कीजिए। तो देखिए खनिज क्या है, खनिज मुख्यतः प्राकृतिक और रासायनिक पदार्थों के संयोग से निर्मित होता है। क्या से होता है, प्राकृतिक और रासायनिक पदार्थों के संयोग से, मिलन से। ठीक है, इनका निर्माण अजैविक प्रक्रिया के द्वारा होता है। अजैविक प्रक्रिया के द्वारा इसका निर्माण होता है। सामान्य शब्दों में समझ सकते हैं। देखिए सामान्य शब्दों में क्या है, वे सभी पदार्थ जो खनन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। मतलब वे सभी पदार्थ जो खनिज, मतलब जो खनन के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, उसे हम लोग खनिज कहते हैं। जैसे में है कोयला, पेट्रोलियम, धात्विक अयस्क, मतलब जो खनिज से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, उससे मतलब खनन से प्राप्त किए जाते हैं। दूसरा हम लोगों का है अयस्क। अयस्क को परिभाषित कीजिए। तो देखिए प्राकृतिक अयस्क, इन अयस्कों में धातु अपनी धात्विक अवस्था में पाई जाती है। धातु किस अवस्था में, धात्विक अवस्था में, परंतु उसमें कुछ अशुद्धियाँ जैसे रेत, मिट्टी आदि पाई जाती है। लेकिन इसमें कुछ अशुद्धियाँ भी पाई जाती है। ठीक है, जैसे में है उसमें रेत पाई जाती है, थोड़ी थोड़ी मिट्टी पाई जाती है। उदाहरण के तौर पर प्लेटिनम, चांदी और सोना। ठीक है, इसका उदाहरण है अयस्क का। अब चलते हैं गैंग क्या है, तो पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियाँ होती हैं, उसे गैंग कहते हैं। मतलब खनिजों और अयस्कों में जो अशुद्धियाँ पाई जाती है, मिट्टी, रेत और भी जो अशुद्धियाँ, उसे हम लोग गैंग कहते हैं। ठीक है, चलिए अब 13वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है हम लोग का वन एवं वन्य जीव संरक्षण के 3 उपाय बताएं। वन जंगल और वन्य जीव, जंगल के मतलब जीव हैं, उनके संरक्षण के कुछ 3 उपाय बताएं। तो पहले है वन
वन को एक निश्चित सीमा तक काटना चाहिए, मतलब उसे एक निश्चित सीमा तक काटना चाहिए, उसे ज़्यादा नहीं काटना चाहिए। वनों को काटने एवं वृक्षारोपण की दरों के समान अनुपात होना चाहिए, मतलब दोनों का जो अनुपात है वो समान होना चाहिए, मतलब जितना पेड़ काटिए उतना पेड़ लगाइए, ठीक है, ये हिसाब रहना चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दूसरा है वनों की आग से सुरक्षा की जानी चाहिए, इस हेतु निरीक्षण गृह तथा अग्नि रक्षा पथ बनाने चाहिए, मतलब वनों को आग से सुरक्षित रखना चाहिए, इसके लिए आपको निरीक्षण गृह मतलब जो हमेशा जाके देखते रहे, अग्नि रक्षा पथ बनाने चाहिए, ठीक है। सी हम लोग ने लिया है कृषि एवं आवास हेतु वन भूमि में उन्मूलन एवं झूम पद्धति की कृषि पर रोक लगानी चाहिए, मतलब झूम पद्धति की जो कृषि है, कुछ यहाँ जाके करते हैं, कुछ वहाँ जाके, उस पर रोक लगानी चाहिए, ठीक है, ये बताइएगा ये। अब वन्य जीव का जो है संरक्षण या तो उसका उपाय क्या है, तो देखिए वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों को बिना नुकसान पहुँचाए नियंत्रित रखना, मतलब उसके जो प्राकृतिक के आवासों हैं, मतलब उनके घर है, उन्हें बिना नुकसान पहुँचाए उन्हें नियंत्रित रखना, मतलब कंट्रोल में रखना, ठीक है। दूसरा है वन्य जीव के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगना चाहिए, मतलब जंगल के जो जीवे हैं उनको शिकार करने पर पूरा तरह से प्रतिबंध लगना चाहिए। वन्य क्षेत्रों में जैव मंडल रिजर्व की स्थापना, वन्य जैव मंडल की रिजर्व की स्थापना करनी चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन हम लोग का है जैव नवीनीकरणीय और अजैव नवीनीकरणीय में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। तो ये है हम लोग का जैव नवीनीकरणीय। देखते हैं तो देखिए पदार्थ, ये वैसे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणुओं की क्रिया द्वारा अपघटित होते हैं जैव नवीनीकरणीय कहलाते हैं, मतलब ये कैसे होते हैं, जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित होते हैं, उसे जैव नवीनीकरणीय कहलाते हैं, जैसे कागज, सूती कपड़ा, ऊनी वस्त्र, ठीक है। अनवीनीकरणीय क्या है, तो देखिए पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता है, जैव अवनीकरणीय कहलाता है, मतलब इस आसानी से विघटित नहीं होता है, ख़त्म नहीं होता है उसे, जैसे प्लास्टिक, थैलियाँ, टीन, ये सब आसानी से ख़त्म नहीं होता है, प्रदूषित होता है, ठीक है। ये है अनवनीकरणीय। अगला है हम लोग का क्वेश्चन, अब हम लोग आ चुके हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन है 15वां नंबर का जी है प्रसव कर्म संयोजन क्या है। प्रसव कर्म संयोजन में जुड़े R1 और R3 प्रतिरोधक का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इसका समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो क्या है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए पार्श्व में जुड़े 3 प्रतिरोधक है R1, R2, R3, ठीक है, प्रतिपद। इसका जो है देखिए पार्श्व संयोजन में समतुल्य प्रतिरोधक RP के सूत्र युक्तिपति मान ले कि उपरोक्त परिपथ चित्र अनुसार, ये जो चित्र के अनुसार विद्युत परिपथ में कुल प्रवाहित धारा है, ठीक, तब संधि बिंदु x पर यह धारा तीनों प्रतिरोध R1, R2, R3 के क्रमशः I1, I2, I3 में विभक्त होकर प्रभावित होती है, चूँकि सभी प्रतिरोधक के सिरे x व y पर मिलते हैं, अतः प्रत्येक प्रतिरोधक पर विभवांतर भी समान होगा। यदि x तथा y के मध्य संयोजन को एकल प्रतिरोध के समतुल्य मान लिया जाए तो उसका कुल प्रतिरोधक Rp को क्या होगा, Rp, ठीक है। ओम के नियम से इसको देखिए निकालते हैं। तो ओम के नियम, विद्युत परिपथ का कुल धारा कितना है, I बराबर V बटा RP, ये होगा समीकरण 1। प्रथम परिपथ का R1 बराबर क्या है, I बराबर V बटा R1, ये हो गया। V बटा R2 द्वितीय पथ का दूसरे का ये है। तो समीकरण 1, 2, 3, 4 करके हम लोगों ने ले लिया, तो इसको पूरा तरह से करते हैं। तो देखिए I बराबर I1, I2, I3 है, ठीक है। तो समीकरण 1, 2, 3, 4 से मान रखने पर तो ये लिखना है V बराबर RP, V बराबर R1, R2, R3 प्लस में, ठीक है। तो V गुने RP बटाबर V, ठीक है। तो ये जो है ये हो जाएगा R बटा 1 बटा R1, R2, R3 प्लस में, ठीक है। ये जो हो गया ये हो गया आपका। देखिए ये है R1 1 बटा RP बराबर 1 बटा R1, 1 बटा R2, 1 बटा R3, समीकरण 6, ठीक है। तो समीकरण 6 से यह निष्कर्ष निकलता है कि जब बहुत से प्रतिरोध पार्श्व कर्म में संयोजित किए जाते हैं तो संयोजन के समतुल्य प्रतिरोधक का युग्मक उन प्रतिरोधक के पृथक प्रतिरोधक के युग्मकों का योग होता है, ठीक है, तथा इसका मान न्यूनतम मान से किसी प्रतिरोध से भी कम होता है। इन प्रतिरोधों को पार्श्व कर्म नियम कहते हैं। तो ये हम लोग का हो गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मेरा 16वां, जो बोल रहा है 4 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु है, ठीक है, उसकी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी वाले अवतल लेंस से, ठीक है, की दूरी पर रखी गई है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज ज्ञात कीजिए।
तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर हम लोग का यहाँ क्या है, F बराबर -20 सेंटीमीटर है, U बराबर -30 सेंटीमीटर है, H 4 सेंटीमीटर है ऊंचाई है, और H2 हम लोग को निकालना, B निकालना। ठीक है, तो लेंस सूत्र से अनुसार 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम लोग का है, देखिए 1/v जो है 1/v बराबर, जो हम लोगों ने f का मान रख दिया, यहाँ u का मान रख दिया, तो ये हम लोग का निकल दिया। तो ये हो गया इतना। तो इसको फिर से पूरा कैलकुलेट करने के बाद 5 - 5/60 हो जाएगा। तो इसे कट करने के बाद 1/12 हो जाएगा। ठीक है, तो v बराबर -12 हो गया। अब निकालना हम लोग को ये h निकालना है, तो H2/H1। ठीक है, तो बराबर है v/u, तो H2 बराबर v/u गुने H1 गुने, तो बराबर है, तो क्या है, v है -12, u है 30 गुने 4। ठीक है, तो ये होगा 8/5 मतलब 1.6 सेंटीमीटर। तो अतः स्थिति कितनी है, 12 सेंटीमीटर दूरी है। प्रकृति कैसी है, तो आभासी और सीधा है। आकार कैसा है, 1.6 सेंटीमीटर, वस्तु से छोटा है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 17वां क्वेश्चन जो हम लोग का पूछ रहा है। वो बोल रहा है साबुन और उपमार्जक में अंतर स्पष्ट करें। साबुन के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ का नाम लिखें। ठीक है, उसके लिए जो कच्चे पदार्थ की जरूरत पड़ती है उसका नाम लिखना है। तो क्या है, साबुन पहले लेते हैं, साबुन, उसके बाद उच्च वाष्पीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। उच्च वाष्पीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम को साबुन कहते हैं, जैसे सोडियम अस्टिएसेट, पोटेशियम पीमिटेट आदि। ठीक है, यह तेल बवसा को चार द्वारा जल गठित करके बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं, तेल बवसा को चार द्वारा जल गठित करके बनाए जाते हैं। यह प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। इसे बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण है, देखिए सोडियम डेंडिसिल सल्फेट का। ठीक है, उदाहरण सोडियम अस्टिलेट, पोटेशियम परमिलेट, तेल प्लस क्षार, ग्लिसरीन प्लस साबुन, मतलब तेल और क्षार मिलाने के बाद साबुन बनता है। ठीक, चलिए आगे चल। तो इसका निर्माण के लिए देखिए तेल और वसा को दाहक सोडा यानी कास्टिक सोडा के विलयन के साथ मिलाकर बड़े बड़े कहाड़ों या केतली में उबालते हैं। ठीक है, तो यह साबुन बनाया जाता है। आप चलते हैं उपमार्जक क्या है, तो उपमार्जक सफाई के लिए प्रयुक्त होने वाले पदार्थ को उपमार्जक कहते हैं। बहुत लोग चित्र फुलरिन के लिए C6O से पहले उपमार्जक के रूप में साबुन का प्रयोग होता था, मतलब इनसे पहले क्या होता था, साबुन का प्रयोग होता था। परंतु आजकल संश्लिष्ट उपमार्जक में 2 सिरों वाले अणु हैं। अभी कैसे सिरे वाले अणु हैं, तो 2 सिरे वाले, जिनका एक सिरा जल को आकर्षित करता है, तो जो प्राय सल्फोनेट ग्रुप द्वारा बना होता है। जो कैसे बना होता है, सल्फेट और सल्फोनेट। ये दूसरा जो है वो गजल को प्रतिकर्षित करता है, जो हाइड्रोकार्बन से युक्त होता है। संश्लिष्ट उपमार्जक कठोर जल में पर्याप्त मात्रा में झाग बनाते हैं या कठोर जल के साथ अघुलनशील एवं कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण नहीं बनाते। ठीक, चलिए उदाहरण के तौर पर इसका लेते हैं सोडियम लॉरिल सल्फेट, सोडियम डेडिकल बेंजीन सल्फेट। ठीक है, उदाहरण है इसका, किसका, उपमार्जक का। अब चलते हैं 18वां क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है मनुष्य पाचन तंत्र के नामांकित चित्र बनाइए। किसका, पाचन तंत्र का बनाना है। तो चलिए पाचन तंत्र की तरफ चलते हैं। ये हमारा पाचन तंत्र है। देखिए ये पाचन तंत्र में आपको जो भी है नाम दर्शा देना है, मुख, ग्राहिका, गिरवा, डायग्राम, पित्ताशय, भंडारण, पित्ताशय। ठीक है, और उसके बाद है इधर है अमाशय, क्षुद्रांश, पीतनली, यकृत, अग्नाशय, परिशेषिका, बृहदारंश, कॉलन, गुदा द्वार। देखिए ये है आपका मानव पाचन तंत्र का। ठीक है, तो हम लोगों ने मानव पाचन तंत्र का बना लिया। अब चलते हैं 19वां क्वेश्चन। तो 19वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें भी पूछा मेडल के प्रयोग से कैसे पता चलता है कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। इसमें भी वही क्वेश्चन है। तो देखिए मेडल ने दृश्यीकरण कार्य का अध्ययन किया, जिसमें उसने 2 पौधे को लिया, बीज को लिया, जिसमें हरे तथा झुर्रीदार थे। मतलब दूसरे एक पीढ़ी 1 में उसे केवल पीले तथा बीज की प्राप्त हुई। पीढ़ी 2 में उसे जो है स्वपरागण कराया गया, 4 प्रकार के बीज प्राप्त हुए। ठीक है, पहला जो था, पहला 4 प्रकार के बीज प्राप्त हुए, जिस पहला था पीले तथा लाल गोल बीज 9 थे। दूसरा पीले तथा झुर्रीदार बीज 3 थे। हरे तथा गोल बीज 3 थे। हरे तथा झुर्रीदार बीज 1 थे। ठीक है, F2 लक्षण प्रारूप अनुपात 9, 3, 3, 1। उपरोक्त से स्पष्ट है कि बीजों का रंग अनुपात
3:1 तथा बीजों का आकृति अनुपात 3:1 एक दूसरे के साथ मिश्रित नहीं होते बल्कि स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। तो वंशानुगत होते हैं, जैसे देखिए आप लोग यहाँ देख सकते हैं हरे बीज, चूड़ीदार बीज, ये चित्र है, चित्र में आप देख लीजिए, ठीक है। तो इसी तरीक़ा से आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने सेट 2 तक पूरा क्लियर कर दिया है, सेट 3 तक है ये, ठीक है। सेट 3 तक पूरा क्लियर कर दिया गया है। तो सेट 4 का भी वीडियो बहुत ही जल्दी आएगा, तो 5 का भी आएगा। तो वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और टेलीग्राम पर ज्वाइन करके इसका PDF जरूर से जरूर डाउनलोड कर लीजिए। तो वीडियो थोड़ा सा भी, चलिए फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब